चरण के बाद चौथे चरण में नेताओं का फोकस अब मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मालवा में एक के बाद एक कई जिलों में रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर, रतलाम, उज्जैन एवं देवास लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो कर जनता से समर्थन मांगेंगे। तो मिशन मालवा पर जुट गए हैं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि चौथे चरण में मध्य प्रदेश के मालवा में चुनाव होना है। ऐसे में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और देवास में प्रचार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। बीजेपी के लिए जनसभा और रोड शो करेंगे। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की लीडरशिप आज ओडिशा में रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में आज 2 सभाएं करेंगे। सीएम कोरापुट जिले के कोटपाड़ा में पहली सभा करेंगे तो दूसरी सभा नवरंगपुर जिले के उमरकोट में लेंगे। अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज ओडिशा में प्रचार करेंगे। बघेल यहां पर काशीपुर में रोड शो करेंगे। बघेल यहां के विश्वनाथपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो यहां पर धर्मगढ़ में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रतलाम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवार अनीत चौहान के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो बुधवारे हाथ में जादूगर डमरू बजाकर सांप नेवले को लड़ाकर अपना मंजन बेचकर काम चलाता था। ठीक वैसे ही कांग्रेस डमरू बजाकर झूठ बोलकर सरकार बनाकर चली जाती है। उसने अपना नाटक चालू करा, वो दिखा के मंजन 5, 25, 40 डिब्बी बेच दी। एक करके सब चलेगा। नाव नेवला अपनी जगह रह गया, सांप अपनी जगह रह गया, ना आखिरी में खड़ा रह गया। फिर मैंने कहा भैया उसका क्या हुआ? खाएगा? बोले सांप नेवले को तुमने लाया नहीं? अरे बोले मोहन बाबू ये दुनिया ऐसे चलती है। तुमने कांग्रेस वालों को नहीं देखा, वो झूठ बोल के सरकार बनाते। मैं भी अपना मंजन बेच के ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ ऐसे चलता है। ना वो उनकी सरकार रुकती है, ना मेरा धंधा रुकता है। मैंने उस दिन समझ लिया कि कांग्रेस ही होती। सीएम मोहन यादव ने नीमच में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव का सम्मान किया, जिसके बाद मल्हारगढ़ में सीएम मोहन यादव ने जनसभा की। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मनासा के दौरे पर थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी आने के चलते उनका मनासा दौरा निरस्त हो गया। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कुल 66.05% मतदान हुआ है। इस चरण में मुरैना में 58.22%, भिंड में 58.87%, ग्वालियर में 61.68%, तो गुना में 71.95%, सागर में 65.19%, विदिशा में 74.05%, भोपाल में 62.29%, राजगढ़ में 75.39%, बैतूल में 72.65% वोटिंग हुई है। अच्छी बात है कि इस चरण में पहले और दूसरे फेज की तुलना में मतदान का प्रतिशत नहीं घटा। 2019 की तुलना में 2024 में भी करीब 9 सीटों पर बराबर वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा वोटिंग राजगढ़ लोकसभा सीट पर हुई है। और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में कुल 71.06% मतदान हुआ। बिलासपुर में 63.95% मतदान हुआ, तो दुर्ग में 72.29%, जांजगीर में 65.92%, कोरबा में 75.56%, रायगढ़ में 78.43%, तो रायपुर में 66.02%, सरगुजा में 78.78% वोटिंग हुई है। इंदौर से कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की मांग को लेकर लगाई याचिका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गई है याचिका, और आपको बता दें आज सुनवाई होने की संभावना है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच से पटेल की याचिका खारिज हो चुकी है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए पटेल डटे हुए हैं।
मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान में 9 सीटों पर वोट पड़े। वोट का शुरुआती प्रतिशत ये तो बता रहा है कि वोटर को मतदान केंद्र तक लाने की राजनीतिक दलों की मशक्कत रंग तो लाई, लेकिन पिछले चुनाव का वोट प्रतिशत को छू नहीं सके। इस दौर के चुनाव में 3 बड़े दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ये चुनाव के नतीजे इस 3 बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत भी तय करेंगे। मध्य प्रदेश में इस दौर के मतदान में क्या रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ने कर दिया है। जिन 9 सीटों पर तीसरे चरण में वोट डाले गए, उन सीटों में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई है। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। वोटिंग वाले दिन सुबह से ही तीनों नेता बेहद ही एक्टिव मूड में नजर आए। दिन चढ़ता गया, मतदान बढ़ता गया और नेताओं के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा। तो नतीजों का तनाव भी। चुनाव में सिंधिया के सामने चुनौती अपनी खोई हुई सीट को वापस हासिल करने की थी और इसको लेकर वो बेहद उम्मीद से भरे भी नजर आए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट आज चुनाव में जा रहे हैं। 9 के 9 पर कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान की जीत तो पहले दिन से ही तय थी, लेकिन उनकी कोशिश हर रोज जीत का अंतर बड़ा करने की रही। जरा सुनिए खुद पर और जनता पर यकीन किस कदर है। अच्छा एक बात बताओ, चुनाव जीतना तो तय है कि नहीं है? तो जीते तो ऐसे धूमधाम से जीते कि दुनिया देखे कि खातेगांव परिवार वालों ने कैसे चुनाव। हालांकि नाम का ऐलान हुआ तो दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती 4.5 लाख वोटों के अंतर को पाटने की थी और ये उनकी चिंता भी थी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधि कौन हो, ये चुनाव उसका है। क्या जनता का समर्थन मिल रहा है आपको इस यात्रा में? लगता तो है। जीतेंगे आप? 4.5 लाख का गड्ढा है, पूर्ति करेंगे। मतदान के दिन तक आते आते दिग्विजय सिंह जीत का दावा करने लगे। सर जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी। मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ। लेकिन सवाल यही है कि किसे जनता का मिला आशीर्वाद और किसे जनता ने नकारा है। हालांकि नतीजों के लिए अभी तो इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सराय छौला थाने का घेराव किया है। सिकरवार ने यह घेराव अपने समर्थक नेता की पिटाई के विरोध में किया। सिकरवार का आरोप है कि कांग्रेस नेता केपी कंसाना के साथ कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के समर्थकों ने मारपीट की। ये मारपीट उस समय की गई जब परिवार के साथ केपी कंसाना मतदान करने के लिए गए थे। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई। कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सिकरवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है। आरोपियों पर एक्शन को लेकर ही सिकरवार ने थाने का घेराव किया है। भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। पुरानी जेल में प्रशासन में स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए बनाया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 स्तर पर सुरक्षा जवानों को तैनात किया जाएगा। मतदान के बाद गणना के दिन ही स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। 4 जून को भोपाल सहित सभी लोकसभा सीटों पर काउंटिंग की जाएगी। राजधानी में लोकसभा चुनाव के बाद अब ईवीएम मशीनों को इस कंट्रोल रूम में कैद किया गया है। ये भोपाल की पुरानी जेल है जहां पे प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है और इसको कंट्रोल रूम के बजाय स्ट्रांग रूम कहना उचित होगा, क्योंकि ईवीएम वीवीपैट मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं। कल भोपाल लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद सभी पोलिंग बूथों से ईवीएम लेकर यहाँ रखी गई हैं और इस जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ये स्ट्रांग रूम वोटिंग जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन खोला जाएगा, यानी कि 4 जून को इसको खोला जाएगा। लेकिन इससे पहले
इससे पहले यहाँ पे तमाम सारे पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पहला सिक्योरिटी के पॉइंट में लोकल पुलिस रहेगी, दूसरे में पैरा मिलिट्री फोर्स रहेगी, तीसरे में कमांडो या सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे, जिससे किसी भी तरीके से स्ट्रांग रूम में कोई दाखिल ना हो पाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और 4 जून के बाद आखिर कौन भोपाल से जीतेगा, कौन सांसद बनेगा, इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाएगी। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। श्रीलंका और फिलीपींस के डेलीगेशन ने भारतीय मतदान प्रक्रिया देखी। डेलीगेशन विदिशा के सुनपुरा और बागरी के पोलिंग बूथ पर पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और चुनावी प्रक्रिया को भी समझा। श्रीलंका और फिलीपींस का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें 11 सदस्य शामिल थे, उनके द्वारा भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के संबंध में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत विदिशा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुनपुरा एवं बागरी स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया एवं यहां मतदान प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जा रही थी, इसके संबंध में अवगत हुए। खबर अब मुरैना से, जहां बीएसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शहर की पंचायती धर्मशाला के मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग की खबर बीएसपी कार्यकर्ताओं को मिली थी, जिसके बाद ये कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़क पर उतर आए थे। इन्हीं कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। एक हफ्ते से चला आ रहा राधिका खेड़ा का चैप्टर करीब करीब खत्म हो गया। कांग्रेस से नाराज चल रही राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गईं। उनके साथ अभिनेता शेखर सुमन ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। सोमवार को राधिका ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल होंगी, और हुआ भी वही। ये रिपोर्ट देखिए। रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। करीब एक हफ्ते तक वीडियो विवाद, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और इस मुद्दे के बाद आखिरकार राधिका खेड़ा ने हाथ छोड़ बीजेपी का साथ पकड़ लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और संजय मयूख की मौजूदगी में राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। भाजपा में शामिल होने के बाद राधिका खेड़ा ने सबको जय श्री राम कहते हुए कहा कि वो आज यहाँ मंच पर इसलिए बैठी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की गारंटी वाली सरकार है। उन्होंने कांग्रेस में अपना अपमान होने के आरोप को दोहराते हुए कहा कि माता कौशल्या की धरती पर उनका कांग्रेस के अंदर अपमान किया गया। आज की ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। दरअसल राधिका ने ये कहकर पार्टी छोड़ी थी कि कांग्रेस उनके अयोध्या जाने और रामलला के दर्शन करने से नाराज थी, इसलिए उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां दी गई। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुँच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहाँ नहीं मिलता। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। शेखर सुमन ने कहा कि वो सकारात्मक सोच के साथ भाजपा में आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास कर रहा है, उस प्रभाव में शामिल होना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में सिर्फ देश का ख्याल है। बता दें कि 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद शेखर सुमन के लिए ये राजनीति में दूसरा कार्यकाल होगा। अभिनेता ने 2009 के आम चुनाव में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में पूर्व भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आया हूँ और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आदेश दिया। बता दें कि आज तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है। आज ही राधिका खेड़ा कांग्रेस से भाजपाई हो गई हैं और मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को उन्होंने मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर 2 आरोपों की झड़ी भी लगा दी थी।
साथ ही कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी महिला विरोधी और राम विरोधी होने का आरोप लगाया था। ये रिपोर्ट विस्तार न्यूज। नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इसके बाद अमानतुल्लाह खान ने मौके पर पहुंचकर धमकी भी दी। मामले में शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इनमें विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे समेत 2 और कार सवारों का नाम भी दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना शामिल है। यहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिवनी जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में इस समय 2 सिस्टम एक्टिव हैं, जहां एक तरफ कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया तो वहीं दूसरी ओर कई जिलों में तेज धूप के साथ लू चलेगी। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, दतिया, सीधी, दमोह, छतरपुर में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया।